पिछले भाग में आप सबने देखा कि कहानी में सलाखा बनी विशाखा सुलेखा को गूंगा कर अपने राज छिपा लेती है। वहीं ध्रुव का नरेश और सुरभि से सामना हो जाता है और विशैली अपना जहर ध्रुव पर छोड़ देती है। ध्रुव को बचाने के लिए अंजलि अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। वहीं मिहिर और सलाखा की शादी का समय जैसे जैसे पास आ रहा था, विशाखा की चाल कामयाब होते नजर आ रही थी। अब देखिए आगे की कहानी। अंजलि और मृणालिनी इधर उधर गायब होकर विशैली को हर जगह ढूंढ रहे थे, मगर विशैली कहीं नहीं मिल रही थी। तभी अंजलि मृणालिनी को रुकने के लिए बोलती है, छोटी, ऐसे हम सारा समय हाथ से गवा देंगे। ये समय अभी बेवकूफी का नहीं है, मुझे मेरी दोस्त को बचाना ही होगा। और अंजलि रोते हुए शेषनाग को याद करती है। शेषनाग प्रकट होते हैं। कहो अंजलि, इतनी क्यों परेशान हो रही हो? शेषनाग, सालों बाद इस संसार में मेरा कोई दोस्त बना था, मगर उस दुष्ट विशैली ने उस मासूम को अपने जहर से अधमरा कर दिया। मैं ध्रुव को ठीक करना चाहती हूँ। वो विषकन्या पातालोक में छिपी हुई है, मगर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उसका जहर इतना जहरीला है कि तुम वहाँ मर भी सकती हो। कोई बात नहीं शेषनाग, मैं ये खतरा लेने के तैयार हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं छोटी, तू यही रहे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर तुम मिहिर के साथ मुझे बचाने आ जाना। और अंजलि मृणालिनी का हाथ थामते हुए उसकी कलाई पकड़ लेती है और अपना नाखून पहना कर मृणालिनी की कलाई पर 3 रेखाएं बना देती है। अन्नी दीदी, ये क्या है? छोटी, ये मेरी जीवन की रेखाएं हैं। जब तक ये 3 रेखाएं होंगी मैं एकदम ठीक होंगी, और जैसे जैसे ये मिटने लगेंगी समझना कि मैं भी मर रही होंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। शेषनाग, अब मेरा पाताल लोक जाने का समय आ गया है। और शेषनाग अंजलि को पाताल लोक में भेज देते हैं। पाताल लोक पृथ्वी लोक से एकदम अलग था, भयानक सा, जहाँ सिर्फ उजाड़ जगह ही थी। आसपास जलते आग के लावा थे और आसपास ढेरों चमगादड़ भी लटक रहे थे। अंजलि सहमी सी आगे बढ़ती है। अब इस नरक जैसी जगह में मैं उस विशैली को कहाँ ढूंढूं? और अंजलि आगे चलने लगती है। गुफा में बंधी सलाखा की आंखें खुलती हैं और वो मुस्कुराती है और उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर सलाखा का ऐसा बर्ताव क्या कहना चाह रहा था? गिरीश के आंसुओं से बने नन्हे गिरगिट गुफा में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे कि तभी सलाखा मुंह खोलती है और जीभ से छोटे छोटे गिरगिटों को लपक कर अपने मुंह के अंदर ले जाती है और फिर जोर से हंसती है। उधर मिहिर और सलाखा बनी विशाखा की तैयारी उसी तरह चल रही थी। सलाखा की माँ नागरानी उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर आती हैं। ये लो बेटा, ये रहा तेरा दुल्हन का जोड़ा। आज मेरी बेटी की शादी हो रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे भी माँ। तभी नागराज भी वहाँ आ जाते हैं और सलाखा का हाथ पकड़ते हैं। तभी सलाखा अपना हाथ छुड़ाकर दूर हो जाती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना घबरा क्यों रही है? यार, अब ये क्या ड्रामा है? इससे पहले कि मेरा राज खुले, मुझे अब फटाफट मिहिर से शादी करनी होगी। मिहिर आराम से सो रहा था कि तभी कमरे पर खटखट होती है। मिहिर उठता है और दरवाजा खोलता है, मगर दरवाजे पर उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम? तभी मिहिर पर हमला होता है और वे बेहोश हो जाता है। कमरे में लड़के की हंसने की आवाज गूंजती है और वहां से चली जाती है। मिहिर वहीं पड़ा हुआ था। आखिर मिहिर ने ऐसा क्या देखा होगा जो वह चौंक गया और उस चीज ने मिहिर पर हमला भी किया? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। सुलेखा डरी डरी सी घर में भटक रही थी। पता नहीं उस दुष्ट ने मेरी जुबान को क्या कर दिया। मैं अब भैया को कैसे बताऊं कि मिहिर से जो शादी कर रही है वो हमारी सलाखा नहीं बल्कि वो शैतान विशाखा है। और तभी सुलेखा के सामने रखे कॉपी पेन नजर आता है। सुलेखा पेन की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाती है, सामने खड़ी सलाखा बनी विशाखा अपनी आंखों की रोशनी निकालकर सुलेखा के हाथ पर फेंकती है, जिससे पेन उसके हाथ से छूट जाता है और कॉपी जल जाती है। सुलेखा दर्द के मारे चीखती है। आह! ये क्या? मेरी आवाज तो वापस आ गई।
अब मैं भैया के पास जा रही हूँ। जैसे ही सुलेखा पलटती है, विशाखा उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। उसने अपनी नागिन की लंबी जीभ निकाल ली थी और गुस्से से उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। विशाखा अपनी जीभ से सुलेखा का चेहरा चाटती है। बुआ जी, मेरी प्यारी बुआ जी, क्या तुमने अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम बार बार मुझे तंग कर रही हो? तुम क्यों कर रही हो आखिर ऐसा? मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? अगर तुझे जाने दिया बुढ़िया तो तुम मिहिर को कभी भी मेरा नहीं होने देगी। और विशाखा जोर से अपनी जीभ सुलेखा के सर पर मारती है, जिससे सुलेखा को एक जबरदस्त दर्द होता है और वे बेहोश हो जाती है। अब कोई डर नहीं। अब अगर बुढ़िया होश में आ भी जाएगी तो भी उसे 2 दिन तक का कुछ भी याद नहीं रहने वाला। अब तो मैं चली अपनी मिहिर की दुल्हन बनने। विशाखा तुरंत सलाखा में बदलकर मुड़कर जाने लगती है और जैसे ही वो पलटती है उसके कदम रुक जाते हैं और वह घबरा जाती है। तुम यहाँ? मैं अंजलि दीदी वहां चली तो गई, मगर मैं यहाँ खड़ी होकर क्या ही करूंगी? तभी मृणालिनी जमीन पर बैठकर मंत्र का जाप करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर में वहां एक नाग नागिन का जोड़ा प्रकट होता है। आंखें खोलो मृणालिनी और बताओ, तुमने हम दोनों को कैसे याद किया? छाया, कबीर, मेरे दोस्तों, तुम दोनों आ गए? हाँ मृणालिनी, तुमने बुलाया और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। वो मेरी अन्नी दीदी वहां पाताल लोक में है और मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बहन की हर खतरे में परछाई बनकर रहो। तुम्हारी बहन बिल्कुल मेरी बहन जैसी ही है, तुम घबराओ मत दोस्त। मगर दोस्तों, याद रहे कि मैंने तुम दोनों को वहां भेजा है, ये दीदी को पता न चले। उनके सामने तभी आना जब वो सबसे अधिक खतरे में हो। और छाया मृणालिनी से गले लगते हुए कबीर के साथ गायब हो जाती है और दोनों पाताल लोक में पहुंचते हैं। कबीर, यहाँ तो अंजलि दीदी नहीं है। जरूर वो आगे निकल गई होंगी, हमें भी बहुत संभल कर कदम रखना होगा छाया। और छाया और कबीर गायब हो जाते हैं। कबीर, क्या हम दिखाई दे रहे हैं? नहीं छाया, अब हमें चाहकर भी कोई नहीं देख सकेगा, बस हम दोनों ही एक दूसरे को देख सकते हैं। सलाखा के पीछे मिहिर खड़ा था। मिहिर को देख सलाखा एकदम ही चौंक गई थी। ये क्या? लगता है मिहिर ने तो सब कुछ ही देख लिया। अब मिहिर के सामने मेरा भांडा जरूर फूट जाएगा। मिहिर, वो बुआ जी अचानक बेहोश हो गई थी, मैं बस पानी लाने ही जा रही थी। हाँ, बुआ जी की अब उम्र हो रही है ना, आओ चलो इन्हें बेड पर लिटा देते हैं। और दोनों सुलेखा को बेड पर सुला देते हैं। तभी सलाखा घबराती सी बाहर जाने लगती है, मगर मिहिर सलाखा का हाथ पकड़कर खींच लेता है और अपनी बाहें उसकी कमर में डाल देता है। मिहिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो, कोई देख लेगा। चुप एकदम। आखिर अब हमारे एक होने में समय ही कितना बचा है, मुझे तुम्हें जी भर के देख तो लेने दो। तभी सलाखा का ध्यान जाता है कि मिहिर के हाथों पर उसका नकली नीला रंग छूट चुका है और वह ये देख घबरा जाती है। मिहिर, ये रंग, वो ये पता नहीं। और मिहिर सलाखा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप करा देता है। चुप रहो। और सलाखा का रंग अपने चेहरे पर लगा लेता है। देखो, अब मैं भी तुम्हारे रंग में रंग चुका हूँ। मैं अब बस तुम्हारा ही बनना चाहता हूँ सलाखा। मिहिर विशाखा से एकदम करीब था। विशाखा हमेशा से उसे इतना ही करीब देखना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों विशाखा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मुझे ये सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आखिर क्या वजह है? क्या हुआ सलाखा, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ मिहिर, मैं बस तुम्ही से प्यार करती हूँ। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो और बस मुझे सोचो। मिहिर मुस्कुराता हुआ सलाखा की आंखें बंद कर देता है और विशाखा भी मुस्कुराती हुई मिहिर को सोचने लगती है। मगर ये क्या, आज उसे अपने मन में मिहिर का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। विशाखा को केवल गिरीश का चेहरा नजर आया और गिरीश के साथ की सभी अच्छी यादें, मस्ती के पल और उन दोनों का साथ उसे यही सब याद आता है। विशाखा चौंक कर आंखें खोलती है। ये मैंने अभी अभी क्या देखा? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है?
क्या हुआ विशाखा, तुम ठीक तो हो ना? आओ मैं तुम्हें प्यार करूं। और मिहिर अपने होठों को सलाखा बनी विशाखा के करीब ले जाकर उसे चूमने की कोशिश करता है कि विशाखा मिहिर को धक्का मारकर वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजे से लगकर विशाखा अपनी तेज सांसों को थाम रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे गिरीश का चेहरा कैसे नजर आ सकता है? उधर गुफा के बाहर बैठा गिरीश विशाखा के बारे में सोचता हुआ बस रोए जा रहा था। मेरी विशाखा किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। वो मेरी ना हो सकी तो क्या मैं उसे दुल्हन बने देख भी ना सकूं? मैं उसे देखने जरूर जाऊंगा। जरूर जाऊंगा मैं उसे देखने। और गिरीश गायब हो जाता है। अब देखिए अगले भाग में पृथ्वी लोक, पाताल लोक और नाग लोक में चल रही इन कहानियों में कैसे कोई अपने प्यार को हासिल कर पाएगा और कैसे कोई अपनी दोस्त की जान बचाता है। दो जुड़वा बहनों की कहानियों में और भी नए राज चलते रहेंगे, इसलिए नागिन का प्यार सीजन 2 के हर भाग को देखते रहिए केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।